हेलो बच्चों, मोल के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं। 4 वीडियो हमने इसमें पढ़ लिए हैं। पहले में हमने पढ़ा मोल किसे कहते हैं, उसके क्या सूत्र होते हैं, और फिर उसके बाद उन सूत्रों पर आधारित 3 वीडियो में हमने कुछ 3-3 4-4 करके सवाल समझे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ नए बच्चे हैं, वे दोबारा से उन वीडियो को देख लें, उन्हें समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे आपको परमाणु भार और अणुभार के बारे में। परमाणु भार एटॉमिक वेट, या इसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। क्या है परिभाषा परमाणु भार की? परमाणु भार किसी तत्व की वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। ये परमाणु भार की परिभाषा। किसी तत्व की वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12। ये जो कार्बन 12 है, ये हमारे लिए यहाँ मेजरमेंट है, मापक है। एक तरीके से हम कहेंगे यही हमारे लिए क्या है, यही हम मापने की हमारी तराजू है, यही हमारे मापने का बाट है, यही हमारे मापने का बर्तन है। कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग से ही हम मल्टीपल करके परमाणु भार निकालते हैं। तो किसी तत्व का वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, क्या कहलाती है? उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। इसे AMU में प्रदर्शित करते हैं। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु भार मात्रक। परमाणु भार का अपना कोई मात्रक नहीं है, लेकिन इसे AMU से प्रदर्शित किया जाता है। और जो AMU है परमाणु भार मात्रक, वही इसका मात्रक माना। आप देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या तत्वों के परमाणु भार, तो उसके आगे AMU लिखा रहता है। AMU का मतलब होता है कि ये उसके परमाणु भार मात्रक है, एटॉमिक मास यूनिट है। ये जो एक AMU है, ये कितने ग्राम के बराबर होता है, ये हमें पता रहना चाहिए कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं। तो एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये अगर हमें ग्राम में चेंज करना हो AMU को, तो ये फार्मूला रहता है हमारे पास, एक AMU बराबर 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारे परमाणु भार की क्या हो गई, परिभाषा हुई, और एक AMU बराबर हो गया। साधारणतः हम परमाणु भार को, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, ठीक है। सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23 है।
इसे हम ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं, और जब हम इसे ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसी परमाणु भार को हम कहते हैं ग्राम परमाणु भार। क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु भार। और 1 ग्राम परमाणु भार बराबर होता है 1 मोल के बराबर। और ये हमेशा उस तत्व के परमाणु भार के बराबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ग्राम परमाणु भार बराबर 1 मोल के बराबर। कितने बराबर? 1 मोल के बराबर होता है परमाणु की अपेक्षा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कुछ तत्वों के परमाणु भार आपको याद कर लेने हैं। मुख्य रूप से आप 1 से लेके 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर लें। ठीक है, अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि तत्वों के परमाणु भार हमें याद रहने चाहिए। हम केवल यही ना देखें कि सवाल में परमाणु भार दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। और एक परमाणु भार की बहुत छोटी सी परिभाषा एक और रहती है कि परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, वास्तव में परमाणु भार नहीं है, ये द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा ये है कि किसी तत्व के परमाणु में के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या का योग। देखो, अगर हमें द्रव्यमान संख्या लिखनी है तो परिभाषा क्या बनेगी? द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहते हैं हम इसे। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, साधारणतः द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार एक ही अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर है? द्रव्यमान संख्या जैसे कि आपने जाना, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग है, जबकि परमाणु भार जो होता है उस पूरे परमाणु का भार होता है। उसमें न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं, प्रोटॉन भी आ जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो बहुत नगण्य होता है, इसलिए उसके द्रव्यमान को हम द्रव्यमान में नहीं गिनते हैं और परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या को एक सा मान लेते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं परमाणु भार लगभग बराबर द्रव्यमान संख्या के। ये जो आप साइन देख रहे हैं, लहराता हुआ साइन, इसका मतलब है लगभग बराबर। अगर बिल्कुल बराबर होता तो हम बराबर लगाते, लेकिन कैसा रहता है? द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका परमाणु भार, उनका जो भार है वो नगण्य रहता है। ठीक है, और जब उसे जोड़ देते हैं तो वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में। अब जो परमाणु भार है उसे हम आराम से याद कर लेंगे, जो हमें आते हैं। मैंने आपको बताया कि 1 से 20 तक के हमें याद कर लेनी है। अब परमाणु भार के बाद आ जाता है हमारे पास अणुभार। मॉलिक्यूलर वेट। मोलर मास भी कहते हैं। किसी तत्व, किसी अणु, क्योंकि यौगिक की बात चलेगी या अणु की, किसी अणु या यौगिक का अनुभार
वह संख्या है। देखो इसकी परिभाषा बिल्कुल वैसी ही है, वह संख्या है, इसीलिए मैंने मिटोई नहीं दी, जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व, यहाँ पे लिख देंगे उस यौगिक या अणु के एक अणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु लिखेंगे यहाँ कि 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, उस यौगिक का अनुभार कहलाता है। कहलाता है अनुभार कहलाता है। और इसे भी हम AMU में कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम अनुभार का कोई मात्रक नहीं देते हैं और अनुभार को हम ऐसे ही लिखते हैं। अगर उसे हम ग्राम में करेंगे, यदि इसे ग्राम में प्रदर्शित करें तो इसे ग्राम अनुभार कहते हैं। और एक परिभाषा इसकी आसान सी और होती है, यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का योग अनुभार कहलाता है। ये भी एक छोटी सी परिभाषा है, लेकिन ये हमारी स्टैंडर्ड परिभाषा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कार्बन 12 मापक होता है। तो मापक कार्बन 12 के अनुसार कार्बन 12 के एक परमाणु के औसत भार से 1/12वें भाग से जितने गुना उस यौगिक का भार है वह उसका परमाणु भार कहलाता है। और कह सकते हैं यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का योग अनुभार कहलाता है। कुछ अनुभार मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ये परिभाषाएं आप नोट कर लेंगे। देखो जैसे हमें निकालना है H2SO4 का अनुभार, तो हमें इनके परमाणु भार पता होने चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, सल्फर का होता है 32 और O का होता है 16। तो हम कैसे अनुभार निकालेंगे? हाइड्रोजन देखिए 2 है और परमाणु भार 1, तो 1 गुना 2, ठीक है। फिर सल्फर का परमाणु 1 है तो 32, ऑक्सीजन के 16 होता है, परमाणु है 4, 1 दूनी 2 प्लस 32 और प्लस 64, 2 प्लस 96 बराबर 58। अगर हमें अनुभार निकालना है NH4 होल ट्वाइस SO4 का, तो कैसे निकालेंगे? परमाणु भार N का होता है 14, ठीक है। तो इसका अनुभार हम कैसे निकालेंगे? देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का होल ट्वाइस है, मतलब नाइट्रोजन 2 है, तो पहले हम NH4 का ले लें पूरा, 14 प्लस 1 गुना 4 और होल ट्वाइस है तो गुना 2 कर देंगे। फिर सल्फर 32 और 16 गुना 4, ये देखो 14 और 4 18 दूनी 36, ये हो गया 18 अंदर, गुना 2 प्लस 32 और प्लस 64, और 32 और 64 कितना था? ये देखो 96, और ये 18 दूनी 36, जोड़ देंगे 6 6 12, 9 3 12 और 132। ऐसे हम किसी भी तत्व का यौगिक का क्या निकाल सकते हैं? अनुभार निकाल सकते हैं। ये हमें जोड़ना आना चाहिए, जब तक हमें जोड़ना नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर सकते। जैसे हमें निकाला Na2CO3 का अनुभार, तो इसमें ध्यान रखें ये N नहीं है, Na है। सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और कार्बन का 12, ये मैंने इधर इसलिए लिख दिए हैं, इसे आपको ध्यान रहे।
या आप अलग नोट भी कर सकते हैं, कुछ तत्वों के परमाणु भार। ठीक है, Na कितना होता है जी 23, और कितने परमाणु है 2। कार्बन कितने हैं जी 12, ऑक्सीजन कितने हैं 3, 16 होता है 3, जोड़ देंगे 23 दूनी 46 प्लस 12, 16 तिया 48, 48 और 12 60 और 46 106। यह आ गया अनुभार। इस प्रकार से हम यौगिकों के जो अनुभार है उनकी गणना कर सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से जो मुख्य तत्व हैं उनके परमाणु भार याद कर लेने हैं। ठीक है, जिससे आपको अनुभार ज्ञात करने में आसानी रहेगी। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को भेज दीजिए जो चाहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ने को मिले। तो आप इससे पढ़ा सकते हैं कि इससे आप पढ़ लें। कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी वीडियो के प्रारंभ में ही आता है, आप हमें व्हाट्सएप पर बताएं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू।